Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at important news from the Hindu as well as Indian Express. तो स्टूडेंट आज है 19th of July एंड दोनों न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को आज हम गो थ्रू करेंगे। तो पहली न्यूज़ से इनिशिएट करते हैं। तो पहली न्यूज़ जो आपके दोनों ही न्यूज़पेपर में आई है, एक और डिस्क्लेमर जो जिनको ये रहता है कि सर दो न्यूज़पेपर पढ़ने या नहीं पढ़ने, आपके दोनों न्यूज़पेपर में करीब करीब जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है सेम डे कवर हो जाती है। नहीं भी होती किसी दिन में तो एक आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज कवर हो सकती है। तो इन दोनों में से हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे जो बड़ी न्यूज आई है वो ये है कि टीआरएफ जिसने अपने आप से खुद से ही यहां पे क्रेडिट ले लिया था, जो बाद में उसने वापस भी ले लिया, कि जो पर्टिकुलर पहलगाम में अटैक हुआ था टूरिस्ट के ऊपर पे वो टीआरएफ ने कंडक्ट कराया था। और यहां पे जो टीआरएफ है जिसको हम पहले से ही एवरीवन नोज दिस कि वो एलईटी का लश्कर तैयबा का ही ऑफशूट ग्रुप है, बिकॉज लश्कर तैयबा के ऊपर में बहुत सारे प्रतिबंध लग गए थे। तो उसने टीआरएफ जो है उसको अब यूएस ने उसको अपने टेरर लिस्ट के अंदर में ऐड कर दिया। अब यहां पे ये टेररिस्ट क्या होता है इसको हम समझने वाले हैं। तो आपका जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने जो वर्ल्ड के अंदर में डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको दो स्पेसिफिक लिस्ट के अंदर में लिस्ट डाउन करा हुआ है। तो अगर किसी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में वो टेररिस्ट ग्रुप आ जाता है तो यूएस वांट्स कि जितनी भी उसकी पार्टनर कंट्रीज हैं उन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर में उनको कोई सपोर्ट ना मिला जाए। एट द सेम टाइम अगर उनको कोई फंड करता हुआ मिल जाता है, उनको कोई सपोर्ट करता हुआ मिल जाता है यूएस में या यूएस के पार्टनर कंट्रीज में, यूएस उनके अगेंस्ट में सेक्शन ले सकता है। तो यहां पे वी कैन कॉल इट कि जो पिछले एक दो महीने से हम जो यहां पे डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, कि यहां पे हम पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहते हैं इन पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप को जो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट बनाते हैं या ह्यूमन राइट्स मूवमेंट बताते हैं कश्मीर का, इनको हम एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये उसी का ही रिजल्ट है कि यूएस ने इस पर्टिकुलर ग्रुप को भी अपनी टेररिस्ट में एंटर करा है। ओके, तो यहां पे कुछ बेसिक डिटेल्स आपके सामने है कि टीआरएफ इज अ प्रॉक्सी ग्रुप ऑफ लश्कर तैयबा। प्रॉक्सी क्या होता है, मतलब जैसे आप प्रॉक्सी आप अपने फ्रेंड्स के लिए अटेंडेंस दे देते हो कई बार क्लास में कि आप वो प्रेजेंट तो नहीं है बट उसकी जगह पे आप जाके उसके लिए अटेंडेंस मार्क कर रहे हो, तो वही प्रॉक्सी ग्रुप की तरह टीआरएफ था जो एक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये टीआरएफ का हमने फॉर्मेशन कब किया था, हमने से मतलब उन्होंने, तो टीआरएफ का फॉर्मेशन हुआ था 2019 के अंदर में जब हमने आर्टिकल 370 को रिमूव करा था जम्मू एंड कश्मीर में। तो 2019 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर जो आपकी एक पर्टिकुलर स्टेट थी उस स्टेट को हमने यूटी में कन्वर्ट कर दिया था। एट द सेम टाइम आर्टिकल 370 के अंदर में जो उसका एक स्पेशल स्टेटस था, आर्टिकल 370 को भी हमने एब्रोगेट कर दिया, तो को रिमूव कर दिया था। तो अब जम्मू कश्मीर वो जस्ट लाइक एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और उस टाइम में यहां पे एक लोकल अपीयरेंस देने के लिए कि जैसे एलईडी तो पाकिस्तान बेस्ड है, टीआरएफ सेड कि हम कश्मीर के ही लोग हैं और हम यहां पे इंडियन गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए ये पर्टिकुलर बॉडी क्रिएट कर रहे हैं। बट एवरीवन नोस कि एलईडी का पार्ट है और यहां पे इट्स अ बिग विन फॉर इंडिया। ओके, तो पहलगाम अटैक जो अप्रैल 22 को हुआ था जिसके काउंटर में हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, that was the attack that was claimed by TRF, although later on they said कि they were not involved because इसकी मे बी उनके जो हैंडलर्स थे पाकिस्तान के अंदर में they were like कि यहाँ पे शायद बहुत ज्यादा जो पर्टिकुलर लिमिट है वो क्रॉस हो गई है, बिकॉज उसमें जो इनोसेंट सिविलियंस होते हैं एंड टारगेटेडली यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को टारगेट किया गया, और उसमें भी कि वहां पे यूजुअली ज्यादातर सब कपल्स ही थे जो वहां पे अपने टूरिज्म पर्पस के लिए गए थे, और वहां पे उन्होंने चुन चुन के हर किसी विमेन के हस्बैंड को वहां पे टारगेट किया था। तो वो पर्टिकुलर अटैक के बाद, उस ग्रूसम अटैक के बाद में हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। तो यहां पे यूएस की वो लिस्ट कौन सी है जिसमें टीआरएफ को डेजिग्नेट किया गया है, तो एक तो है एफटीओ लिस्ट आपकी जिसको बोलते हैं फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट, और दूसरा एसडीजीटी लिस्ट। तो ये दो अलग अलग लिस्ट है, दोनों एक लिस्ट नहीं है। सेकंड लिस्ट इज स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट। इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में जो टीआरएफ के आपके जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको इसके अंदर में इन्वॉल्व कर दिया है।
अब यहां पे आपको ये समझना है कि जो डेजिग्नेशन हुआ है ये इंडिया के लिए या ग्लोबली इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहली चीज तो ये कि इंडिया का जो स्टैंड है रिगार्डिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलती है कि जो पर्टिकुलर यहां पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करा गया है बाय द टीआरएफ और बाय द पाकिस्तानी हैंडलर्स और ऑर्गेनाइजेशंस, उसको जब एक सेकेंड कंट्री भी रिकॉग्नाइज करती है टेररिस्ट, बिकॉज टीआरएफ जो है ये वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसे अलकायदा हो गया आपका या आईएसआईएस था एक टाइम पे, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के रीजन के अंदर में एक्टिव है और उसको भी अगर आप इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज कर रहे हो, विच मींस कि यहां पे कोई भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो होगा उसको आप इंटरनेशनल रेजिम से या इंटरनेशनल सैंक्शन रेजिम से आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो टीआरएफ जो अब ये फाइनेंशियल स्क्रूटनी के अंदर में आ जाएगा, सैंक्शंस आ जाएगा एंड इसके जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम यहां पे ये एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, मतलब कि आगे के लिए हमारे लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से अपना नाम चेंज करके, जैसे यहाँ पे एलईटी और जेएम जैश ए मोहम्मद, इन्होंने भी अपनी नई नई ऑर्गेनाइजेशंस करी हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद ने करा है कश्मीर टाइगर्स करके ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे बनाया था बेसिकली टू जो सैंक्शंस लगाए जा रहे जेएम पे वो पर्टिकुलर सैंक्शन कश्मीर टाइगर्स पे ना लगे, या फिर जेएम तो क्या फेस बन जाएगा कि भाई हम तो चैरिटी में इन्वॉल्व हैं, हम कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, बट जो पैसा जेएम के पास आ रहा है उसको ट्रांसफर किया जाता है कश्मीर टाइगर के पास और वहां से वो अटैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी अगर कोई प्रॉक्सी ग्रुप बनाया जाता है तो वो भी सैंक्शन के अंदर में पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर टीआरएफ वाली न्यूज है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा का केस। यहां पे एक इंटरेस्टिंग अपडेट हुआ है। सो पहले अगर मैं आपको बैकग्राउंड दूं, इट्स ऑन योर बोर्ड ऑल्सो, कि जस्टिस यशवंत वर्मा का केस वैसे तो बहुत सिंपल सा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे। तो ही वॉज आउट विद हिज फैमिली एंड देयर वर ओनली फ्यू पीपल इन द फैमिली, और उनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस है, हाई कोर्ट जज का जो ऑफिशियल रेसिडेंस है, उसके बिल्कुल उसी पर्टिकुलर कंपाउंड में एक स्टोर रूम था। वहां पे बाय सम रीजन आग लग जाती है। आपकी जो फायर ब्रिगेड है वो वहां पे आती है, पुलिस ऑफिसर्स वहां थे फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, एंड जब वो फायर को एक्सटिंग्विश कर रहे होते हैं दे फाउंड आउट कि वहां पे अराउंड 10 to 15 करोड़ रुपीस के अमाउंट के 500 के नोट जो थे उस स्टोर रूम के अंदर में भरे हुए हैं। और इस वजह से क्योंकि इनके वीडियोस बनते हैं तो इस पे इन्वेस्टिगेशन होती है, एंड कहीं ना कहीं यहां पे ये बात सामने आती है कि प्रोबेबली जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं वो जुडिशियल काम के लिए यहां पे शायद करप्शन कर रहे थे, और इस पर्टिकुलर एलिगेशंस के ऊपर पे उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट एक इन हाउस इंक्वायरी करती है, उस इन हाउस इंक्वायरी के बाद में इनको फॉर द टाइम बिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट जहां से ये ओरिजिनली बिलोंग करते थे वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, बट उन्हें कोई लीगल वर्क नहीं दिया जाता है। एट द सेम टाइम उनको यहां पे रिकमेंड किया जाता है बाय द चीफ जस्टिस कि आप या तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए या फिर आप अपनी जॉब से रिजाइन कर लीजिए। तो जस्टिस यशवंत वर्मा इसको रिजाइन नहीं करते हैं, एंड से कि अगर मैंने रिजाइन कर दिया या मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने ये पर्टिकुलर करप्शन किया था, मैंने ये पैसे मैंने ही छुपाए थे। और जस्टिस यशवंत वर्मा कहते हैं कि आई डोंट नो कि ये पैसा अगर वहां था तो कैसे आया, बिकॉज ये जो एरिया है ये मेरे ऑफिशियल रेसिडेंस से बाहर है। बट एट द सेम टाइम दूसरी साइड जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वो ये शो करती है कि ये एक वीवीआईपी जोन है और इसके अंदर में किसी आउटसाइडर का एंटर करना, स्पेसिफिकली एक हाई कोर्ट जज के कंपाउंड में स्टोर रूम में एंटर करके इस तरीके से पैसे को चोरी करना या छुपाना पॉसिबल नहीं है। तो पुलिस का यहां पे ये आया कि इट इज नॉट पॉसिबल कि जस्टिस यशवंत वर्मा या उनके जो लोग हैं काम करने वाले उनके नो के बिना, उनके जाने बिना यहां पे ये पता हो या यहां पे ये करा जा सके कि कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई आउटसाइडर यहां पे पैसा छुपा सके और इस तरीके से करोड़ों रुपए का यहां पे वो ब्लैक मनी जो है उसको इकट्ठा कर सकता है। तो इस बेसिस पे जो चीफ जस्टिस ने, बिकॉज उन्होंने यहां पे रिजाइन नहीं किया, उन्होंने ये रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड कर दी, और अब यहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है उन्होंने इसको फॉरवर्ड कर दिया पार्लियामेंट को। तो अब पार्लियामेंट जो है जिसके पास में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को इंपीच करने की पावर है, वहां पे इनके अगेंस्ट में इंपीचमेंट मोशन जो है वो यहां पे पेश करा हुआ है। तो पॉसिबली जो नेक्स्ट मॉनसून सेशन है उस पर्टिकुलर मॉनसून सेशन के अंदर में जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट में जो एलिगेशंस है उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी बाय द पार्लियामेंट, एंड अकॉर्डिंगली उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। तो ये तो है उसका पर्टिकुलर क्रक्स।
अब यहां पे अपडेट ये आया है कि जस्टिस वर्मा, जिनके अगेंस्ट में एलिगेशन है, उन्होंने कोर्ट में केस फाइल करा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि जो ये इन हाउस इंक्वायरी जो सुप्रीम कोर्ट ने करी थी, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है, सिंपली बिकॉज यहां पे जजेस के अगेंस्ट में इस तरह से इंक्वायरी करने की पावर, उनको रिमूव करने की पावर, इस तरह का कोई एक्शन लेने की पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास में है अंडर आर्टिकल 124 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 218 फॉर योर हाई कोर्ट जजेस। एंड इसका जो पूरा प्रोसेस है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 68 के अंदर में है, विच मींस कि जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से इन हाउस इंक्वायरी करता है तो वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को यहां पे ब्रीच करता है। ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि जो इन हाउस इंक्वायरी ही, उसमें इनको कोई भी पर्सनल हेयरिंग नहीं मिली गई, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसमें राइट टू बी हर्ड ऑडी ऑल्टरम पार्टम का रूल होता है, उसका यहां पे ब्रीच हो गया। तो उस बेसिस पे भी यहां पे कोई भी आपकी इन हाउस इंक्वायरी वैलिड नहीं होती है, तो उन्होंने उस बेसिस पे जो भी एक्शन लिया है वो इनवैलिड है। एंड थर्ड इज, ना तो कोई फॉर्मल कंप्लेन कहीं पे फाइल हुई है पुलिस को, ना कोई नोट्स का सीजर करा गया है, और ना ही कोई पंचनामा फाइल करा गया रिगार्डिंग डिस्कवरी ऑफ केस। पंचनामा होता है कि जिन लोगों ने यहां पे क्लेम करा कि हमें यहां पे ऐसे पूरा वैड ऑफ नोट्स मिला था, मतलब इतना सारा आपको बंडल्स ऑफ नोट्स मिले थे, तो यहां पे किसी ने भी इसको ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करा है, तो किस बेसिस पे यहां पे आप ये एक्शन मेरे अगेंस्ट में ले सकते हो। तो ये उनके आर्ग्यूमेंट्स है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जो पार्लियामेंट का इंपीचमेंट का प्रोसेस है वो उसका इस पर्टिकुलर केस से जस्टिस वर्मा के आर्ग्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो एक अलग केस है जो इन हाउस इंक्वायरी जो करी गई थी उसके बेसिस पे है, और यहां पे पार्लियामेंट का इंपीचमेंट जो मोशन चलेगा वो बिल्कुल ही अलग रहेगा। तो पार्लियामेंट, डू नॉट थिंक कि यहां पे कोई पंचनामा नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ, उसका इस प्रोसीडिंग से कोई लेना देना है। यहां पे पार्लियामेंट अलग से पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर से एक 3 जजेस कमिटी बनाई जाएगी, 3 मेंबर कमिटी बनाई जाएगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी, एंड अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट वोट करके इंपीच कर सकती है। ओके, तो पहले हम देखें इन हाउस इंक्वायरी जो हम सुन रहे हैं इसकी प्रोसीडिंग्स कहां से आती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के अंदर में एक रिव्यू केस के अंदर में, रिव्यू ऑफ की वीरा स्वामी जजमेंट के अंदर में करा गया था। और सेकंड इज कि इनका एक डॉक्यूमेंट है, तो ये जो आपको दिख रहा है रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, ये जो पर्टिकुलर केस है इसी के अंदर में आपके जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस के क्या कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए उनको ले डाउन करा हुआ है। अगेन आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट नो कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट जो जुडिशरी ने खुद ने अपने लिए बनाया था वो कहां से आता है। ठीक है, तो ये इन हाउस इंक्वायरी जो प्रोसेस है ये भी उसी में से ही आपका निकल के आया है। वेरी इंपॉर्टेंटली, ये कोई स्टैट्यूटरी प्रोसेस नहीं है, मतलब किसी एक्ट के अंदर में, रूल्स के अंदर में प्रोवाइडेड नहीं है। ये एक इंटरनल डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है जिसके अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के अंदर में डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। यूजुअली अगर कोई मिसकंडक्ट की एलिगेशन होती है अगेंस्ट अ सिटिंग जज, उस पर्टिकुलर केस के अंदर में यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो इन हाउस इंक्वायरी होती है वो करा जाता है, एंड यूजुअली उसमें जो एक्शन लिया जाता है वो होता है कि आपको आपका जो पर्टिकुलर, अगर आप हाई कोर्ट में तो आपको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है, और अगर थोड़ा सा सीरियस होता है तो दे माइट आस्क यू कि आप खुद से रिजाइन कर लीजिए या फिर आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। प्रोसेस क्या होता है, तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस इंक्वायरी करी उसका ये प्रोसेस है। इनिशियल स्क्रूटनी बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सिंपल स्क्रूटनी होती है। इफ नेसेसरी अ कमिटी ऑफ 3 सीनियर जजेस कॉन्स्टिट्यूटेड, कमिटी एविडेंस को एग्जामिन करता है, सबमिट करता है रिपोर्ट टू द सीजीआई, एंड बेस्ड ऑन द फाइंडिंग सीजीआई जो होता है वो एडवाइस करता है जजेस को कि उनको क्या करना चाहिए। तो दिस इज द प्रोसेस इन्वॉल्व जो जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में भी यहां पे करा गया था। इसमें जब ये स्क्रूटनी होती है सीजीआई से, तो जस्टिस वर्मा जो थे, बिकॉज वो दिल्ली हाई कोर्ट से थे, तो इस पर्टिकुलर कमेटी ऑफ 3 सीनियर जजेस के अंदर में जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट है, ही वाज आल्सो इन्वॉल्व। ओके, बट आपके लिए प्रोसेस मोर देन इनफ है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन से हैं, तो 124 है, 218 है आपका, जिसके अंदर में प्रोसेस गिवन है। उसको अगर स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो वो आपके जजेस इंक्वायरी एक्ट एंड जजेस इंक्वायरी रूल जो 68 और 69 में आते हैं, तो दिस एक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये एक्ट आपको पता होना चाहिए और ये आपको रूल्स पता होने चाहिए कि कैसे होता है। तो जब हम 124, 218 पढ़ते हैं तो उसके अंदर में सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है कि अगर किसी जज को रिमूव करना है तो वो बेसिकली प्रेसिडेंट के ऑर्डर से रिमूव होगा, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो ही रिमूव करती है, बट उससे पहले पार्लियामेंट को यहां वोट करना पड़ेगा, और अगर पार्लियामेंट रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को तो ही वो करा जा सकता है।
और इट्स नॉट इजी टू रिमूव अ पर्टिकुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बिकॉज उसमें जो दोनों आपके हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों अलग बैठ के वोट करती हैं और वहां पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो स्पेशल मेजोरिटी कई तरह की हो सकती है। यहाँ पे जो स्पेशल मेजोरिटी है वो है आपकी कि टोटल मेंबर जो हैं उसका 50% आपका एटलीस्ट वोट मिलना चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, एंड प्लस उन पर्टिकुलर मेंबर्स में से उस दिन जितने प्रेजेंट हैं और प्रेजेंट में से जितने वोट कर रहे हैं उनके 2/3। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझिए स्पेशल मेजॉरिटी अगर मुझे लोकसभा में चाहिए तो अगर किसी दिन पे लेट से अगर 300 एमपीज आए हैं, ओके, और 300 में से लेट से कि 240 ने वोट करा है, ओके, तो ये तो है प्रेजेंट, लेकिन इनमें से वोटिंग कितनों ने करी है? लेट्स से 60 ने यहां पे वोट नहीं डाला तो 240 ने वोट करा है, तो मुझे 2/3 ऑफ 240 यानी करीब हो गया आपके 160 वोट्स एटलीस्ट होने चाहिए। और प्लस स्पेशल वोटिंग में एक कंडीशन ये है, दूसरी स्पेशल मेजॉरिटी की क्या होती है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है आपकी हाउस की, जो स्ट्रेंथ है, तो आपके लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543 और 543 के 50% यानी एटलीस्ट हाफ हो गए आपके, इतनी मिनिमम भी होनी चाहिए। तो 543 का अगर मैं हाफ करता हूं तो अराउंड आपका ये आ जाएगा 54,271। तो एटलीस्ट आप मान के चलिए कि 271 प्लस वोट्स होंगे तो ही वो हो सकता है। तो एक कंडीशन तो 160 वोट्स की है और एक 271 की, यानी कि आप ये मान के चलिए कि मुझे मिनिमम ऑफ 270, बिकॉज इन दोनों में हायर ही है, तो मिनिमम 271 आपके एटलीस्ट वोट होने चाहिए, तो ही आप किसी पर्टिकुलर जज को यहां पे रिकमेंड कर सकते हो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को किसको रिमूव करा जाए। एंड आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज को रिमूव करने के ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं। तो दो ही ग्राउंड है, एक प्रूवन मिसबिहेवियर है और दूसरा है इनकैपेसिटी, जो फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। प्रोसीजर जो है वो यहां पे गिवन है जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर में, जो कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर जज को रिमूव करना है तो उसके लिए मोशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो लोकसभा में वो मोशन 100 एमपीज के सिग्नेचर से हो सकता है और राज्यसभा में मिनिमम ऑफ 50 मेंबर्स अगर एग्री करते हैं तो मोशन इनिशिएट होगा। इसके बाद में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी जिस भी हाउस में, तो अगर लोकसभा से इनिशिएट हुआ तो लोकसभा में कमेटी होगी, राज्यसभा से इनिशिएट हुआ तो यहां पे होगी। ये पर्टिकुलर जो भी कमेटी होगी ये इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और अपनी रिपोर्ट उस पर्टिकुलर हाउस को सबमिट कर देगी। फिर इस पर्टिकुलर बेसिस पे उस हाउस में वोट करा जाएगा, फिर ये मोशन दूसरे हाउस में जाएगा, वहां पे वोट करा जाएगा और अगर दोनों हाउसेस में ये मोशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को एड्रेस जो है वो पार्लियामेंट सेंड कर देगी, जिस बेसिस पे प्रेसिडेंट इंपीच करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए ऑर्डर पास कर देगा। तो इस बेसिस पे आपका होता है। इसके अलावा 4 केसेस हैं आपके जुडिशियल इंपीचमेंट के, बट सुन लीजिए पहले पूरी बात। आज तक इंडिया में किसी भी जज को रिमूव नहीं करा गया। नो जज हैज एवर बीन इम्पीच्ड। नो जज हैज एवर बीन इम्पीच्ड। आज तक किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया गया, बट दीज आर द केसेस जिसमें आज से पहले इम्पीचमेंट की जो प्रोसीजर है उसको इनिशिएट करी गई थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले हुई थी वो थी जो है जस्टिस वी रामास्वामी की 1993 की। तो ही वॉज द फर्स्ट जज जिनके अगेंस्ट में कोई भी इम्पीचमेंट मोशन यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था, बट लोकसभा में ये मोशन जो था वो फेल हो गया था। फिर जस्टिस सुमित्रा सेन का आता है, राज्यसभा ने इनका मोशन पास भी कर दिया था, बट लोकसभा में पास होने से पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया था। थर्ड इज योर जस्टिस पीडी दिनाकरन, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया था बिफोर इनका कोई प्रोसीजर हो पाए। फोर्थ इज जस्टिस CS करनान, इस पर्टिकुलर केस के अंदर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल भेजा गया था, बट कोई मोशन जो था वो इनिशिएट नहीं हो पाया था। तो 4 ऐसे केसेस हैं प्रीवियस केसेस ऑफ जुडिशियल इंपीचमेंट, बट चारों ही केसेस में कभी भी मोशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट न्यूज। तो आप देखिए आज का जो फर्स्ट पेज ही है दोनों न्यूज़पेपर का, दोनों में ये न्यूज़ेस कवर्स हुई हैं, तीनों की तीनों। अभी सिर्फ फर्स्ट पेज की न्यूज चल रही है, बिकॉज कई बार हो जाता है कि फर्स्ट पेज के ऊपर पे ही सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी हो। तो यहाँ पे EU ने, यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाए गुजरात की एक रिफाइनरी पे। नयनरा करके कंपनी है, आपने इसके पेट्रोल पंप्स भी देखे होंगे। तो ये गुजरात के अंदर में एक रिफाइनरी है और इसकी रिफाइनरी के ऊपर पे यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस पुट अप करे हैं बिकॉज रशिया का ये क्रूड ऑयल बाय
करता है। तो यहाँ पे जो ये नयनरा करके कंपनी है, ये एक जॉइंट वेंचर है ऑफ एसआर ऑयल एंड योर रशियन कंपनी रोसनॉफ्ट। तो रोसनॉफ्ट करके एक बहुत बड़ा क्रूड प्लेयर है, आपका क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर है, रशिया की कंपनी है, और वो 49% इस कंपनी में स्टेक रखता है। तो उस पर्टिकुलर रिफाइनरी के ऊपर पे ईयू ने सैंक्शंस इंपोज करे हैं। ओके, तो इंटरनेशनल सैंक्शंस क्या होते हैं? सैंक्शंस आर बेसिकली कि हमने कुछ मेजर्स पुट अप कर दिए कि हमारी जो कंपनीज हैं, जैसे ईयू की जो कंपनीज हैं, अगर सैंक्शंस लगा दिए गए तो वो इस कंपनी के साथ में कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी मेजर्स इंपोज करा जा सकते हैं। ये इकोनॉमिक हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, मिलिट्री हो सकते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक मेजर्स लगाए गए हैं और किसी को भी यहाँ टारगेट किया जा सकता है। बट मैं आपको किस चीज पे फोकस कराना चाहता हूं, बिकॉज न्यूज तो बस इतनी सी है कि नयनरा या कंपनी है जिसके ऊपर पे इस तरीके से सैंक्शंस पुट अप करे गए। नयनरा कह रहा हूं मैं, नयारा एनर्जी नाम है इसका, मैं लिख देता हूं आपके लिए। ओके, नयारा कंपनी का नाम है जो इसमें पर्टिकुलरली इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मेरा मेन फोकस यहां पे ये है, क्योंकि वन लाइनर तो इतना ही है कि सैंक्शंस होते क्या हैं, क्या ये इंटरनेशनली वैलिड होते या नहीं होते, हमें वो पता होना चाहिए। तो आपका जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, जिसके अंदर में हमने यूनाइटेड नेशंस को क्रिएट करा गया है, उसके अंदर में चैप्टर 7 है, आर्टिकल से 39 से 41, और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर 7 है, ये आपका सैंक्शन से ही डील करता है। तो अंडर इंटरनेशनल लॉ सिर्फ एक ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर है जहां पे सैंक्शंस की बात करी गई है, और अंडर दिस पर्टिकुलर चार्टर देयर इज ओनली वन अथॉरिटी जिसके पास में सैंक्शंस करने की पावर है, और वो अथॉरिटी है आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएनएससी के पास में। तो जो सबसे मेन बॉडी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल यूनाइटेड नेशन में, वो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और इसके पास में बाइंडिंग सैंक्शंस को इंपोज करने की पावर है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर है। बट ये जो पर्टिकुलर सैंक्शन लगाया गया है, ये सिक्योरिटी काउंसिल ने नहीं लगाए, ये यूरोपियन यूनियन लगाए। तो व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ सच सैंक्शंस? तो क्या ऐसे यूनिलैटरल या रीजनल, यहां पे रीजन हो गया आपका, तो कोई कंट्री लगा रहा है, यूएस ने लगा दिया, या आपका कोई ग्रुप लगा रहा है, तो क्या इनको इंटरनेशनल लॉ में वैलिड माना सकता है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहां पे कोई भी ऐसा इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो इसको अलाउ करता है, बट एट द सेम टाइम कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो इसको मना करता है। ऑल्दो WTO हम समझेंगे, बट उसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल के बिना भी कोई भी जो ये लगाए जाते हैं, इनकी कोई लीगैलिटी नहीं होती है। ये लीगैलिटी आपकी कंटेस्टेड है, और बिकॉज इसके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे समझिए कि यूएस ने अगर कहीं पे किसी कंट्री पे सैंक्शंस लगाए, तो यूएस क्या करता है, बिकॉज यूएस बहुत पावरफुल है, तो उसने कहा कि मैं रशिया पे सैंक्शंस लगा रहा हूं। तो जब यूएस ऐसे सैंक्शंस लगाता है, तो वो इस टाइप से सैंक्शंस को इंपोज करता है कि अगर रशिया की ए कंपनी के ऊपर पे सैंक्शन लगा हुआ है, और लेट्स से इंडिया की कोई कंपनी बी है जो रशिया की कंपनी ए के साथ में ट्रांजैक्ट कर रही है, तो यूएस के जो सैंक्शंस हैं वो इस पर्टिकुलर इंडियन कंपनी पे भी लगेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट हो गया। तो यूएस ने जो सैंक्शन लगा, बिकॉज यूएस इकोनॉमिकली इतना पावरफुल है, वो इस तरह के सैंक्शंस लगा पाता है, और सेकेंडरी कंट्रीज को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो मैंने रशिया की ए कंपनी पे लगाया है, बट इंडिया की बी कंपनी, बिकॉज रशिया की ए कंपनी के साथ ट्रांजिट कर रही है, तो यूएस के जो सैंक्शंस हैं वो रशिया की कंपनी पे भी लग गए, और यहां पे इंडियन कंपनी पे भी लग गए हैं। तो इसलिए इंडियन कंपनीज को भी यहां इनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे बात आती है कि लीगैलिटी का इश्यू क्या है। तो यूएन सैंक्शन जो होते हैं वो लॉफुल होते हैं और बाइंडिंग होते हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ। यूनिलैटरल सैंक्शन जो होते हैं वो डोमेस्टिक लॉस के अंदर में आप लीगल बना सकते हो, बट दे आर चैलेंज फॉर वायलेटिंग WTO नॉर्म्स, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन। तो नॉन इंटरवेंशन का प्रिंसिपल ये होता है कि सारे कंट्रीज अपने आप में सॉवरेन है, और अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर पे कोई इस टाइप के इकोनॉमिक या मिलिट्री या डिप्लोमेटिक सैंक्शंस लगाती है, तो वो इंटरवेंशनिस्ट हो जाता है, वो इंटरवेंशन हो जाता है जो इंटरनेशनल लॉ का ब्रीच होता है। एट द सेम टाइम WTO जो है उसका भी यहां पे ये ब्रीच हो रहा है, सॉवरेनिटी तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है ही।
ओके तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी की प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने आपको बताया कि ईयू ने सैंक्शंस लगाया इंडियन रिफाइनरी पे बिकॉज वो रशिया के साथ ट्रांजिट कर रही है, और कोई भी अगर इस तरह से ट्रांजिट करेगा तो वो थर्ड कंट्री के साथ भी करता है, तो उसके ऊपर भी लगा दिया जाएगा। तो इस वजह से ये जो पर्टिकुलर आपके जो सैंक्शंस होते हैं, इस टाइप के सैंक्शंस को यहाँ पे चैलेंज किया जाता है, तो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करा हुआ है। सेकेंड इज WTO एंड फ्री ट्रेड इम्प्लीकेशंस। तो WTO भी है, वो भी प्रोहिबिट करता है यूनिटरी एक्ट अनलेस यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का रीजन हो। तो अगर कोई कंट्री चाहे तो उसको WTO के डिस्प्यूट फॉरम्स के अंदर में चैलेंज कर सकती है। जैसे EU ने जो ये सैंक्शंस लगाया है इस कंपनी के ऊपर पे, ये इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, WTO के उसमें कर सकती है, बट कंट्रीज नहीं करती हैं बिकॉज ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। बट एट द सेम टाइम इंडिया यहाँ पे क्वाइट नहीं बैठा है, उसने यहाँ पे कॉशन के साथ मूव करने के लिए सजेस्ट करा यूरोपियन यूनियन को कि आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हो, कि अगर आप इस तरीके से हम पे लगा रहे हो तो वी आर ऑल्सो रेडी टू पुट इट sanctions on you, और अगर आपने इसका कहीं भी एक्सेप्शन क्रिएट करा है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। तो आपने हमें तो मना कर दिया, हम पे तो आप लगा रहे हो, बट कोई अफ्रीकन कंट्री या कोई यूरोपियन कंट्री इस तरह से इनडायरेक्टली अगर ट्रेड कर रही है तो उस पर भी सैंक्शंस फिर लगने चाहिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। यूएस रिजेक्ट्स WHO ग्लोबल पेंडेमिक रिस्पांस अकॉर्ड। तो कोविड-19 के बाद में एक यहाँ पे डिस्कशन इनिशिएट हुआ कि अगर फ्यूचर के अंदर में कोई ऐसा ग्लोबल पेंडेमिक होता है, कोई एपिडेमिक अगर डेवलप होता है, तो उसमें वर्ल्ड को या कंट्रीज को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो इसलिए इसको यही नाम दिया गया है WHO ग्लोबल पेंडेमिक रिस्पांस अकॉर्ड। तो WHO ने यहाँ पे एक लीगली बाइंडिंग अकॉर्ड या एग्रीमेंट जो है उसको अडॉप्ट किया है। वेरी इंपॉर्टेंटली India is a member of this particular accord. At the same time, जब May of 2025 में इसको रिकमेंड किया गया था, at that time India was one of the very active country. However, हम इस न्यूज को इसलिए पढ़ रहे हैं because United States under Donald Trump, उसने ये पर्टिकुलर डिसाइड करा है कि यूएस जो है इस पर्टिकुलर अकॉर्ड को साइन नहीं करेगा बिकॉज इट सेज कि यहाँ पे जो है इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे इसमें पॉलिटिकल सम हिडन पॉलिटिक्स इज बिहाइंड इट, यहाँ पे हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, यहाँ पे पब्लिक से नहीं पूछा गया, तो अननेसेसरी के रीजंस बोल के यूएस जो है अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फॉलो नहीं करना चाहता है, एंड इट डज नॉट वांट टू बी बाउंड बाय दिस पर्टिकुलर पेंडेमिक रिस्पॉन्स। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज यहाँ पे जो ये अकॉर्ड है ये मैंडेट करता है कि जितने भी पार्टिसिपेटिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं जो वैक्सीन बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, वो 20% ऑफ दोज वैक्सीन, मेडिसिन और टेस्ट को पेंडेमिक के टाइम में WHO को डोनेट करेंगे ही करेंगे। तो लेट्स से अगर कोविड-19 होता और उससे पहले से अकॉर्ड होता, तो जो आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है या एस्ट्राजेनेका है जिसने कोविड-19 जो आपकी कोवैक्सीन है और कोविशील्ड जो आपकी इंडिया में बनाई गई थी वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन थी ऑक्सफोर्ड की। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनीज हैं इन सबको पेंडेमिक के टाइम पे 20% जो इनके पास में होगा उसकी वैक्सीन, मेडिसिन और टेस्ट को डोनेट करना पड़ेगा WHO को। तो 10% आपको डोनेट करना है और 10% आपको अफोर्डेबल प्राइस पे करना है। तो हमने क्या करा, हर कंट्री की कंपनी को यहाँ पे बाउंड कर दिया कि 20% आपकी जो मेडिसिन है, वैक्सीन है, टेस्ट है, उन सबको आपको पेंडेमिक की सिचुएशन में, कोई भी नया पेंडेमिक आता है तो आपको डोनेट करना पड़ेगा। तो सब कंट्रीज ने इसको साइन करा है बट यूएस ने नहीं करा है, जो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जो है वर्ल्ड की बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और उनकी लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डोनेशंस करते हैं। तो जो पर्टिकुलर वहां के पॉलिटिशियंस है दे आर जस्ट स्लेव्स टू दोज पर्टिकुलर कंपनीज आल्सो। तो उन्होंने डिसाइड करा है कि हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे, तो दे डू नॉट हैव टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द WHO। और यहां पे WHO को पेंडेमिक डिक्लेयर करने की भी पावर प्रोवाइड कर दी गई है। तो इसको भी, यूएस को इससे भी थोड़ी इश्यूज है। नेक्स्ट पे आते हैं, यमुना's pollution worsens बैक्टीरिया लेवल्स 4000 टाइम द सेफ लिमिट एज पर आवर रिपोर्ट। तो यहाँ पे एक DPCC, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की एक रिपोर्ट आई है। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है ये NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इनको बोला था बनाने को, और यहाँ पे इन्होंने जो यमुना की रिपोर्ट आई उसमें बहुत ही स्टार्क आपके फाइंडिंग्स आई हैं कि जो पर्टिकुलर सेफ लेवल होता है एक पर्टिकुलर वाटर का, रिवर वाटर का या ड्रिंकिंग वाटर का, उसमें अगर सिर्फ बैक्टीरियल लेवल को देखा जाए तो जो सेफ लिमिट होती है उसकी 4000 टाइम्स इसके अंदर में अनसेफ है।
तो यानी अगर कोई यमुना का वाटर ड्रिंक कर रहा है, गलती से भी ड्रिंक कर रहा है, तो उसको बहुत बड़ी हार्ट क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके लंग्स में उसको अलग अलग जो डिजीज हो सकती है वो कॉज हो सकती हैं। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो ये पर्टिकुलर यमुना का वाटर है दिल्ली के अंदर में, इट इज टोटली अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, फॉर बेथिंग और फॉर एनी अदर पर्पस ऑल्सो। तो अभी बिकॉज ऑफ रेन्स दिल्ली के अंदर में एयर पॉल्यूशन तो थोड़ा सा ईज आउट हुआ है, बट वाटर पॉल्यूशन जो है वो अपने एक्सट्रीम लेवल के ऊपर पे है, और ये रिपोर्ट उसी को ही यहां पे प्रूव करती है। तो डीपीसीसी की ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है जिसमें यमुना की जो पर्टिकुलर हालत है उसके ऊपर पे ये रिपोर्ट पब्लिश करेगी वाटर क्वालिटी के ऊपर पे। तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट एजेंसीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, एक है सीपीसीबी और एक है एनजीटी। डीपीसीसी बिकॉज ये स्टेट लेवल है, हमारे काम की नहीं है। सीपीसीबी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो आपका ये बॉडी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिस इज द बॉडी जो यहां पे वाटर क्वालिटी के क्या लिमिट्स होते हैं उनको सेट करता है। दूसरी बॉडी है एनजीटी जिसने ये रिपोर्ट करी थी, और ये जुडिशियल बॉडी है जो एनवायरमेंटल इश्यूज को हैंडल करता है। तो कहीं पर भी कोई पॉल्यूशन का इश्यू होता है, अगर आपको केस फाइल करना है एनवायरमेंट रिलेटेड, तो वो एनजीटी की बोर्ड में या ट्रिब्यूनल में आप फाइल करते हो। एंड एट द सेम टाइम सीपीसीबी इज अ बॉडी जो यहां पे इन पर्टिकुलर क्वालिटी जो होती है, वाटर क्वालिटी लिमिट जो होती है, उसकी लिमिट्स को यहां सेट करता है। तो यहां पे जो फाइंडिंग्स आई हैं उसमें से वो क्राइटेरिया क्या, साइंटिफिक क्राइटेरिया कौन से होते हैं जिस बेसिस पे ये रिपोर्ट हमें यहां पे वार्न कर रही है रिगार्डिंग द सेफ लिमिट्स या अनसेफ लिमिट्स ऑफ द वाटर क्वालिटी इन यमुना। तो सबसे पहले आता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव गिवन सेपरेटली द डेफिनेशन, द सेफ लिमिट एंड द रीजन फॉर इट कि ये कम क्यों है। तो डेफिनेशन क्या है, एज द नेम सजेस्ट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इट बेसिकली is the amount of oxygen required to decompose organic matter in water। तो जितना भी कार्बन बेस्ड वेस्ट है आपके उसमें, उसको अगर मुझे ब्रेक डाउन करना है, डीकंपोज करना है, तो उसके लिए वाटर में आपका ऑक्सीजन कितना होना चाहिए। तो वाटर के अंदर में भी ऑक्सीजन होता है, अगर लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम होता है वाटर के अंदर में, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो या तो उनकी डेथ हो जाती है या दे बेसिकली लीव दैट पर्टिकुलर वाटर एंड दे मूव सम प्लेस एल्स। ओके, तो यहां पे जो सेफ लिमिट है इट इज लेस देन 3 मिलीग्राम पर लीटर, और ये जो पर्टिकुलर सेफ लिमिट है उससे भी बहुत ज्यादा कम यहाँ पे, इससे बहुत ज्यादा वहां पे हो चुका है। सेकेंड इज डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पोरली ट्रीटेड सीवेज। तो सीवेज जो डायरेक्टली वहां पे अनट्रीटेड उसके अंदर में आप पुटअप कर देते हैं दिल्ली के अंदर में, इस वजह से वहां पे ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत हाई लेवल पे है। तो ये कम होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना इसमें नुकसान है। सेकेंड इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कितना है पानी के अंदर में। तो ये जो एक्वेटिक लाइफ है उसको एक्वेटिक लाइफ की जो लाइफ होती है उसको यहाँ पे बेसिकली मेजर करता है। इसकी सेफ मिनिमम लेवल होता है 5 माइक्रोग्राम पर लीटर। ये जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है, और ये बहुत कम है। इंप्लीकेशन, लो ऑक्सीजन लेवल्स मेक द रिवर अनइनहैबिटेबल फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। फिर फीकल कॉलीफॉर्म कंटेमिनेशन, सो बेसिकली जो आपका सीवरेज होता है उसके अंदर में, बिकॉज फीकल कंपोस्ट ये सब भी वेस्ट भी रहता है, तो वो भी लेवल जो है सेफ लिमिट जो है 2500 की, इसको भी मेनी टाइम्स यहां पे ये कर चुका है। तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया जो है वो बहुत हाई लेवल पे 4000 टाइम्स है आपका। और यहां पे आपको अलग अलग बताए हुए हैं कि डिफरेंट एरियाज में जहां से सैंपल लिया गया है वहां पे क्या क्या लेवल है। तो मेजॉरिटी अगर आप देखते हो जो मेन आपका दिल्ली है वहां पे तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नील आया है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 5 मिलीग्राम पर लीटर की, यानी इसमें एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर सकता, इन किसी भी जगहों पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। ये जो वाटर है दिस इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, दिस इज अनफिट फॉर एनी ह्यूमन और एनिमल कंजम्पशन ऑल्सो। ओके, तो ये न्यूज आया था, आई थॉट इसको भी हमें कवर करना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया रिगार्डिंग एनिमल लवर्स जिनको स्ट्रे डॉग्स को फीड करना पसंद होता है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का अगर मैं क्रक्स बता दूं तो वो यही है कि हमें एनिमल लाइफ में और ह्यूमन लाइफ में इन सब में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। यस, इट इज गुड इफ यू वांट टू फीड द स्ट्रे डॉग्स, बट ये जो पर्टिकुलर फीडिंग है ये आपको लिमिट करनी पड़ेगी टू ओनली टू द रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहां पे वो करा जा सकता है। आप कॉमन एरियाज में इस तरह से फीड नहीं कर सकते हो, बिकॉज लेटर ऑन यहाँ पे एनिमल बाइट या डॉग बाइट के जो केसेस है वो इंक्रीज होते हैं, और उससे बहुत सारे लोगों की लाइफ को इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर स्ट्रे डॉग्स को आपको करना है तो आप अपने खुद के घर में करिए, या फिर जो अगर आपके लिए एक पर्टिकुलर सेट आपको एरिया दिया हुआ है फीड करने के लिए, तो वहां पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक नोएडा की रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पे ये केस फाइल करा था। पहले उन्होंने हाई कोर्ट में करा, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में करा, हाई कोर्ट
कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पे बोला कि आप हाउसिंग सोसाइटी का जो कॉमन एरिया उसमें स्ट्रे डॉग्स को फीड नहीं कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं वहां पर ही आप इसको फेस कर सकते हैं। तो यहां पे जो डाइकोटमी आ जाती है वो आ जाती है अमंग कम्युनिटी एनिमल्स वर्सेस स्ट्रे डॉग्स। तो जो कम्युनिटी एनिमल्स होते हैं उसमें और स्ट्रे डॉग्स में हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत होती है। तो ये जो कम्युनिटी एनिमल्स होते हैं दीज आर नॉट ओनरलेस इंट्रूडर्स, दे आर टेरिटोरियल बीइंग्स एंड पार्ट ऑफ द लोकल इकोसिस्टम। तो लेट्स से आपने देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में या कॉलोनी के अंदर में कुछ पर्टिकुलर डॉग्स जो होते हैं वो रहते हैं, एवरीवन लाइक्स देम आल्सो, उनको फीड भी करा जाता है वो सब। तो उनमें और स्ट्रे डॉग्स के अंदर में हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। तो ये एबीसी रूल्स उसके अंदर में डिफरेंशिएट करते हैं। तो एबीसी रूल जो है उसके अंदर में जो रूल 20 है वहां पे एक स्पेसिफिकली प्रोविजन भी दिया हुआ है कि कम्युनिटी एनिमल जो होते हैं उनको आप फीड कर सकते हो। हाउएवर यहां पे जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, लोकल बॉडीज होती हैं, उनको ये ड्यूटी है कि उन्हें फीडिंग स्पॉट जो होते हैं उनको अरेंज करना पड़ेगा सो दैट जो रेसिडेंट्स है वहां पे इनको वहां पे जाके उनको फीड कर सकें। दूसरा है फीडिंग मस्ट नॉट हैपन इन हाई फुटफॉल एरियाज। तो लेट्स से कि अगर कहीं पे लोगों का मूवमेंट ज्यादा है, तो जैसे स्टेयरकेस हो गया या बच्चों का प्ले जोन हो गया या बिल्डिंग के एंट्रेंस है, वहां पे आप फीडिंग जोन्स नहीं बना सकते हो। इट शुड बी समवेयर जहां पे एनिमल ह्यूमन कॉन्टैक्ट जो है वो कम से कम हो सके, बिकॉज उस पर्टिकुलर केस में एनिमल बाइट के हो जाते हैं। और दूसरा रूल रिक्वायर्ड क्या है, क्लीन और लिटर फ्री फीडिंग जोन्स होने चाहिए, फीडिंग फिक्स टाइम पे होनी चाहिए, नॉट एट ऑल द टाइम। जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है इसका, तो अभी 23 का है कि आरडब्ल्यूए सोसाइटीज कैन नॉट बैन और पेनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर फीडिंग कम्युनिटी डॉग्स। तो ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी हम देखेंगे। हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई आप जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो किसी के पेनल्टी नहीं लगा सकती है, उसको फाइन नहीं लगा सकते, बिकॉज यहां पे वो कम्युनिटी डॉग्स को इंडिविजुअल्स को कम्युनिटी डॉग्स को यहां पे फीड कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम यहां पे उनकी ड्यूटी भी है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की कि वो एक ऐसा एरिया डिमार्क करें। बट एट द सेम टाइम ये जो इंडिविजुअल्स हैं जो ये फीड कर रहे हैं, इनके ऊपर भी ड्यूटी है कि ये कॉमन एरियाज की तरह में इस तरीके से कहीं पे भी फीड ना करें। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई कंपैशन फॉर एनिमल्स और पब्लिक सेफ्टी को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर किसी को फीड करना है तो ये विद इन होम्स में करा जाए या डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पे करा जाए, कॉमन एरिया के अंदर में इट वुड नॉट बी अलाउड, सिंपली बिकॉज कि यहाँ पे जो ह्यूमन को डेंजर है वो भी इंक्रीज होता है। केरला इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जहां पे स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनसे जो एनिमल बाइट या आपके डॉग बाइट के इंसिडेंट्स हैं उससे बहुत ज्यादा रेबीज के केस इंक्रीज हुए हैं। मेनी अ टाइम्स देयर हैज बीन लॉस ऑफ लाइफ आल्सो सिंपली बिकॉज अ चाइल्ड वाज अटैक्ड बाय अ पैक ऑफ स्ट्रे डॉग्स आल्सो। तो यहाँ पे हमें उनके लिए कंपैशन भी रिक्वायर्ड है, बट एट द सेम टाइम हम ह्यूमन लाइफ को यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो एक बैलेंस बनाइए, दैट इज द बेसिकली द जजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। नेक्स्ट पे आते हैं सेविंग लाइन्स इन द डीप। तो अभी आईएनएस निस्तार जो है इसको हमने कमीशन करा है, दोनों न्यूज़पेपर में ही आपकी न्यूज आई है। तो जस्ट नो अबाउट आईएनएस निस्तार, तो ये वन लाइनर की न्यूज हो जाती है आपके, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो एलेट में क्लैट में। तो यहां पे हमने आईएनएस निस्तार जो आपकी एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है, तो ये क्या होती है, तो डाइविंग सपोर्ट वेसल्स वो पर्टिकुलर वेसल्स को बोला जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर सबमरीन है वो लेट्स से अगर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रेस के अंदर में है तो वहां पे ये उन पर्टिकुलर डाइवर्स को या उन पर्टिकुलर सबमरीन्स को रेस्क्यू करने के लिए हमने बनाई है। तो इससे पहले हम जो बाकी की कंट्रीज थे उनसे इस चीज को लीज पे लेते थे, बट अब हमने खुद की डेवलप कर लिए। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है, जो आपकी शिपिंग कंपनी है, उसने इसको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर में बनाया है। विशाखापट्टनम के अंदर में हमने इसको कमीशन कर लिया है। सिर्फ एक नहीं, दो बनाने वाले हम, और दोनों बन चुकी हैं। आपकी कमीशन होना मतलब सर्विस में लाने की देरी है। तो एक तो आपकी आईएनएस निस्तार है और दूसरी आईएनएस निपुण। आईएनएस निपुण आपकी दूसरी है, तो ये भी आपकी बहुत जल्दी आपकी इनकॉर्पोरेट कर दी जाएगी। तो उसके बाद इंडिया वुड बिकम वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसके पास में इस टाइप से डाइविंग रेस्क्यू करने, डाइवर्स को रेस्क्यू करने के लिए आपकी पर्टिकुलर खुद की इस टाइप की वेसल है। ओके, तो इनको बोला जाता है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल्स। तो ये मदर शिप्स होती है, मेन शिप्स होती है जिसके थ्रू आप सबमरीन्स को या कोई और इस टाइप का जो डीप सी करते हुए कोई भी आपका सबमरीन है उसको रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ये आप कर सकते हो। तो ऐसी 12 कंट्रीज है, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ दोज नाउ जिसके पास में ये पर्टिकुलर आपकी है। दो है, एक विशाखापट्टनम में करी जाएगी, तो इससे हम ईस्टर्न सी बोर्ड को रेस्क्यू कर सकते हैं। आईएनएस निपुण जो है मुंबई में होगा, यानी वेस्टर्न सी बोर्ड के लिए, तो वेस्ट साइड के लिए आईएनएस निपुण रहेगा और उस साइड के लिए आईएनएस निस्तार रहेगा आपका।
ओके इंडियन एक्सप्रेस की एक और न्यूज देखते हैं। इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज है आपके लिए। मैरिज डजंट ग्रांट ऑटोमेटिक एक्सेस टू प्राइवेट इन्फो, हाई कोर्ट डिसमिसेस प्लीज सीकिंग वाइस कॉल रिकॉर्ड्स। तो इस बार का जो आपका MIT है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला जो टॉपिक हमने कवर करा है, आज ही आपका शायद अपलोड हो जाएगा वो, तो उसके अंदर में अभी एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का और वो डील करता है डाइवोर्स के केसेस से। और उसके अंदर में ये हेल्ड डाउन करा गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर सीक्रेट रिकॉर्डिंग है, यानी कि कोई फोन कॉल आपने कन्वर्सेशन हस्बैंड वाइफ की रिकॉर्डेड है और वो सीक्रेट है, मतलब कि जिसकी रिकॉर्ड करी गई है उसको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, उसके बिना कंसेंट के उसको रिकॉर्ड किया गया था। तो एक डाइवोर्स के केस के अंदर में अगर जो ग्राउंड आपने यहां पे क्लेम करा है, जैसे उस केस के अंदर क्रूएलिटी केस था, तो क्रूएलिटी को प्रूव करने के लिए आप उस सीक्रेट कन्वर्सेशन को एज एन एविडेंस एडमिट करवा सकते हैं। यानी कि जो सीक्रेट कन्वर्सेशन है जो आपने छुप के रिकॉर्ड करी है उसको भी आप कोर्ट के अंदर में पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वहां पे आपको ये चीज क्लैरिफाई भी करी थी कि जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें ये एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन है कि जब हस्बैंड वाइफ का ही केस होता है, डाइवोर्स का जैसे मान लो केस है, उसमें स्पेसिफिक ग्राउंड के लिए अगर वो लीगली रेलिवेंट है, लीगली वेरीफाइड है, तो आप उसको कोर्ट के अंदर में पेश कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे उसी के अगेंस्ट में, नॉट अगेंस्ट में, बट उसकी दूसरी साइड शो करने के लिए भी एक और जजमेंट हमारे सामने में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट है। और यहां भी क्लैरिफाई करा गया है कि जस्ट बिकॉज दो लोगों की मैरिज है तो इस वजह से जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है दूसरे पर्सन की, उसका एक्सेस ऑटोमेटिकली आपको नहीं मिलता है। तो यहां पे हस्बैंड ने वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स को क्लेम करा था बिकॉज ही सेड कि ये जो पर्टिकुलर मेरी वाइफ है इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उस चीज को प्रूव करने के लिए वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड है। तो कोर्ट ने यहां पे क्या कहा कि अगर आप यहां क्लेम कर रहे हो कि आप डाइवोर्स चाहते हो बिकॉज यहां पे एडल्ट्री का केस बनता है, तो आपने अब तक जो फैमिली कोर्ट के अंदर में प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसमें ये क्लेम एक बार भी नहीं करा है। तो अगर आपका केस एडल्ट्री का होता, अगर आपका केस, तो मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं कि अगर ये केस एडल्ट्री का होता, अपने फैमिली कोर्ट के अंदर में एडल्ट्री का केस फाइल करा होता, इन द सेंस कि डाइवोर्स का केस फाइल करा होता ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री, और उस पर्टिकुलर चीज को प्रूव करने के लिए आपको वाइफ के कॉल रिकॉर्ड चाहिए होते, तो बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स अगर आपको एक्सेस मिल जाते तो आप उनको यूज कर सकते हो टू प्रूव एडल्ट्री। बट इस पर्टिकुलर केस में बिकॉज आपने एडल्ट्री का केस नहीं फाइल करा है तो आप यहां पे जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को ऊपर रखा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही इंपॉर्टेंट है कि हमें अगेन बैलेंस बनाना जरूरी है बिटवीन राइट टू प्राइवेसी में बैलेंस बनाना है और एट द सेम टाइम फ्री ट्रायल या फेयर ट्रायल जो होती है उसके अंदर में बैलेंस बनाना है। तो एज लॉन्ग एज ये पर्टिकुलर वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फेयर ट्रायल के, तब हम यहां पे जाके कोर्ट अलाउ कर सकता है वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के। अदरवाइज अगर फेयर ट्रायल में या ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उस ट्रायल के पर्पज से, तो वहां पे उस पर्सन का राइट टू प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप देखिए, कुछ दिन पहले ही अभी रिसेंटली हमने आज की MIT आप जो देखोगे उसमें एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ की जो सीक्रेट रिकॉर्डिंग है उसको भी एज एन एडमिट करा है और यहां पे वाइफ के कॉल रिकॉर्ड जो है उनको अलाउ नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं हर जो लॉ होता है उसके दोनों पहलू होते हैं। तो हर किसी केस को, हर किसी लीगल का आपके सामने भी केस आए तो हमेशा दोनों साइड्स आपको देखने जरूरी होते हैं, सो दैट आप वन साइडेड वहां पे आर्गुमेंट ना करें और सामने से एकदम काउंटर आर्गुमेंट्स आए और आपका आर्गुमेंट फेल हो जाए। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखने की होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज की सारे इंपॉर्टेंट न्यूज, करीब जितनी भी न्यूज है सारी हमने कवर करी इन डिटेल में। इफ पॉसिबल इनके नोट्स बनाएं, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है एटलीस्ट उनके तो नोट्स आपको बनाने ही चाहिए। ओके, सो विद दिस मैसेज लेसन टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।